नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल अरूप क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम बिहार स्टेट का सिलेबस पूरी तरह से कवर करेंगे एंड मैंने आपसे ये भी बोला था कि लाइव क्लास होगी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइव क्लास में शायद उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा, बिकॉज कमेंट पढ़ने से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ऐसा सोचा जाएगा कि लाइव करते हैं या नहीं करते हैं। बट अभी क्या है कि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ लाइक पूरा सिलेबस तो मैं कवर करूंगा ही आपका, और उसके साथ ही साथ कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं एक क्लास में। बिकॉज जिस तरह से एक एक्चुअली नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, एक फेक खबर है, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, फेक न्यूज़ है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट बात करूंगा, देन आपकी क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट होगी। एक फेक नोटिस वायरल हो रही है, मैंने भी देखा उसको, जिसमें बोला जा रहा है कि 3 जून से फॉर्म फिल किए जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह के नोटिस फेक तरीके से वायरल होते हैं, और इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तो ये कि जो कोचिंग संस्थान वाले होते हैं वो जानबूझ के ऐसा लेटर वायरल करते हैं, करवाते हैं, ताकि उनका कोर्स सेल हो सके, राइट। एंड अभी कुछ दिनों पहले आपने केवीएस का भी देखा था, ऐसे ही फेक नोटिस वायरल हुआ था, देन बाद में केवीएस की तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट करके बताया गया था कि ये नोटिस फेक है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए जो फेक नोटिस वायरल हो रहा है 3 जून से एस्टेट के लिए, ठीक, अगर ये सच हो जाता है तब बहुत ही दुख की बात है कि मतलब विभाग चीजों को अपना सिक्योर ही नहीं रख पा रहा है। ओके, वो कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज मार्केट में आ जा रही है, और जब ऐसा कुछ है, आपको सच में ऐसा कुछ देना है, तो आप, आपका प्रोफार्मा तैयार हो गया है, आप वायरल कर दीजिए ना उसको, लाइक ऑफिशियल कर दीजिए। तो इस बात का दुख होता है। खैर ठीक है, जो भी है, हम मानते हैं कि चलो जल्दी एग्जाम होगा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि जल्दी से आपका सिलेबस कवर करवाता हूँ। और हाँ, दूसरी चीज ये आपसे मुझे ये भी बात करनी है कि एक ये देखिए 2024 का स्टेट का सिलेबस ये भी वायरल हो रहा है। अब ये जब मैं देखा, मैंने हालांकि कई अपने सोर्सेज से पता करवाया, तो मैक्सिमम लोगों ने तो बोला कि ये सच है, ये जो सिलेबस है ये सच है। बट मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि ये सच है, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप, इकाई एकदम गलत लिखा हुआ है, इकाई गलत लिखा हुआ है, राइट। और ऑफिशियली मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे कहीं मिला ही नहीं। तो इस वजह से मैं ये सिलेबस तो आपका नहीं कराऊंगा, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो फेक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, और इसमें हकीकत क्या है, अगर कोई भी साथी जिसको पता है ऑथेंटिक तरीके से, जिसको पता है कि नहीं ये सच वाला सिलेबस, बिकॉज ये मुझे एक जगह 2024 लिखा है, ये 2023 लिखा था, ठीक है। और उसके बाद एक और बात यहाँ पे है, रुकिए मैं आपको, नहीं वो यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, नहीं तो वहाँ पे ना, मतलब जैसे ऊपर तो 2024 ऐसे लिखा हुआ है, राइट, और उसके बाद जो 50 नंबर वाला जो पेपर है वहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये एडिट जिसने भी किया है गलत किया है, तो इसके थ्रू तो नहीं। एंड जो मैंने नोटिफिकेशन चर्चा किया था आपसे, मतलब इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसी के आधार पे मैं आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने आपसे चर्चा किया था, डिस्कस किया था, उसी सिलेबस के बेसिस पर मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूँ ये सिलेबस। और अगर वो वाला जो वायरल वाला है, लाइक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, अगर उसमें आप लोगों को लगेगा कि नहीं कराना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा आपका, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में जो होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। नाद करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, ये सिलेबस तो डिस्कस कर ही लिया था, इस वजह से ज़्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। तो नाद, नाद के प्रकार, ये सब चीज़ें आज होंगी। एंड इसके बाद ध्रुपद के बारे में हम जानेंगे, गायन शैलियों में से, यूनिट 5 में से। एंड इसके बाद हम राम चतुर मल्लिक जी का जीवन परिचय करेंगे, और नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और साथ ही साथ राग, 3 राग आज हम करने वाले हैं, और ताल 2 हम करेंगे। ओके, आई आई होप कि इतना सिलेबस एक दिन के लिए पर्याप्त होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एस्टेट 2 का पेपर है जो उच्च माध्यमिक वाला है, मैं जानबूझ के दोनों रख दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं पूरा दोनों का मिक्स करके ही कराऊंगा पूरा कवर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले राग से मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा, है ना। और राग के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राग रागनी पद्धति है ना, जो राग बहुत पहले से थी, ठीक। अब भातखंडे जी जब आए तो उन्होंने क्या किया कि 10 थाट में उसको बांट दिया,
रागों को, ठीक है। और उन्होंने जो 10 थाट दिया था उसमें उत्पन्न रागों की संख्या भी बताई थी, और उस 10 थाट के नाम पहले आपको पता होना चाहिए, और इसमें जो उत्पन्न उसके जो स्वर होते हैं लगने वाले वो भी आपको पता होने चाहिए उस थाट में, मेन स्वर जो लगते हैं, और उत्पन्न रागों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ कौन कौन से स्वर ये लगते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सारणी के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो बिलावल थाट में क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको बता दूंगा, और इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे नोट डाउन रहती ही है, तो आप उसके थ्रू अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जो बिलावल थाट है उसमें उसमें उत्पन्न रागों की कुल संख्या ये 18 बताए थे, और उसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट में 13 राग और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। खमाज थाट में 11 राग उत्पन्न हुए थे, और कोमल निषाद का प्रयोग होता है इसमें, और भैरव में 13 राग और कोमल ऋषभ और कोमल धैवत इसमें लगता है, ठीक। भैरवी में 5 राग, रेगा धानी, चारों ये कोमल रूप में यूज होते हैं, ओके। और काफी थाट में उत्पन्न जो रागों की संख्या थी वो 27 थी। कोमल गंधार और कोमल निषाद इसमें मुख्य स्वर जो लगते हैं इस थाट में। आसावरी थाट में 10 राग उत्पन्न हुए थे आसावरी थाट से। गाधानी इसमें कोमल यूज होता है। तोड़ी थाट में उत्पन्न रागों की संख्या 3 थी। रे गा इसमें कोमल था, मध्यम इसमें तीव्र था, और धैवत इसमें कोमल था, ठीक। पूर्वी थाट की बात करें तो 10 राग उत्पन्न हुए थे यहाँ से, और ऋषभ और धैवत कोमल रूप में यूज हुए थे, एंड मध्यम इसका तीव्र यूज हुआ था, ठीक। इसमें होता है इस थाट में मुख्य रूप से। मारवा थाट में उत्पन्न रागों की संख्या 12 है टोटल, और ऋषभ इसमें कोमल और मध्यम इसमें तीव्र यूज होता है। साथियों, जितनी बात मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें आपको पता होनी ही चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट के एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। और उसके अलावा आपको जो पढ़ना है जो लिखना आप करिए, बट सिलेबस आप अच्छे से ही कवर करके एग्जाम में जाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में जो भी साथी पूरी तरह से जुड़ के साथ में पढ़ाई करेगा वो डेफिनेटली टॉपर लिस्ट में आएगा, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, अब राग कामोद की बात करेंगे हम। कामोद बेसिकली किस थाट का राग है? कामोद जो है वो कल्याण थाट का राग है। कामोद कल्याण थाट का राग है, और कामोद में जो वर्जित स्वर होता है वो कोई भी नहीं होता है, ठीक। राग कामोद में कोई भी वर्जित स्वर नहीं होता है, और इस वजह से इसकी जाति क्या होती है? वक्र संपूर्ण। एक बात का ध्यान रखेंगे, वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, ठीक है। राग कामोद की जाति वक्र संपूर्ण है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। और वादी संवादी इसका क्या होता है क्रमशः? वादी स्वर इसका पंचम होता है पा, और संवादी स्वर इसका क्या होता है? ऋषभ होता है। तो पा रे क्रमशः इसका वादी और संवादी हो गया। स्वरों का स्वरूप की अगर बात करें तो इसमें जो है ना दोनों मध्यम लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस राग में दोनों माँ का प्रयोग होता है, ठीक है। दोनों माँ का प्रयोग इस राग में होता है, और उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका अगर गायन समय की बात करें तो रात्रि का प्रथम प्रहर N1, N1 मतलब नाइट, और 1 मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, D1 D2 D3 D4 और N1 N2 N3 N4। देखिए D का मतलब होता है डे, और 1 का मतलब होता है प्रथम प्रहर, ऐसा आप समझ लेंगे। और N का मतलब होता है नाइट, मतलब रात्रि, और 1 मतलब प्रथम, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड, और 4 मतलब चतुर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप जानेंगे दिन का प्रथम प्रहर के लिए D1 यूज करूंगा, या उसी तरह से, और N1 मतलब रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये मैं पहली क्लास से इस वजह से आपको बता दे रहा हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसकी संप्रकृति राग की अगर बात करें तो संप्रकृति राग इसकी होती है कौन कौन सी? हमीर होती है, हमीर, और हमीर के साथ ही इसमें केदार, केदार इसकी संप्रकृति राग है, ठीक है। और इसके बाद आरोह, अवरोह और पकड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको बोल के क्या ही बताना, लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं कि आरोह ये है, अवरोह और पकड़ यहाँ पे है, ठीक है। और न्यास के स्वर की अगर मैं बात करूं तो सा रे और पा इसके न्यास के स्वर होते हैं। सा हो गया, रे हो गया, और पा भी इसके न्यास के
स्वर हो गए। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कामोद राग के बारे में। ठीक है, राग कामोद के बारे में इतनी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट ये है कि एक तो मतभेद है इसमें। ठीक है, एक मतभेद है। मतभेद क्या है कि कई गायक इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं। कई गायक इसको, कई पुराने जो ग्रंथकार हैं वो इसको बिलावल थाट का राग मानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको कल्याण थाट के अंदर ही मानना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इस राग में ना रे पा की संगति बहुत ज्यादा होती है। रे और पा की संगति, रे पा की संगति इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि पा और रे की संगति कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो राग कामोद में आपको रे पा की संगति ही देखने को मिलेगी और आप पा रे की संगति आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी जानेंगे आप। कभी कभी कोमल निषाद, कोमल नी का प्रयोग अवरोह में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि इसमें गंधार का कभी भी प्रयोग सपाट तौर पे नहीं होगा। गंधार का प्रयोग कभी भी सपाट नहीं करोगे आप। ठीक है, तो गंधार का प्रयोग इसमें कभी भी सपाट नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वक्र होगा। ठीक है, हमेशा वक्र इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे बता देता हूं, क म प ग म रे सा, ग म प ग म रे सा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको कामोद राग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, राग छायानट का परिचय देखते हैं। तो छायानट किस थाट की राग है भाई? छायानट भी कल्याण थाट की राग है। बेसिकली जो सिलेबस में आपके राग है ना, तो उसको मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ। मतलब मैं कैटेगराइज करके थाट वाइज ही आपको बताऊंगा, जिससे याद करने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, और इसमें छायानट में वर्जित स्वर कौन कौन से होते हैं? कोई भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जाति क्या होगी? संपूर्ण संपूर्ण जाति की होगी। ठीक है, इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होगी। ठीक है, इसके बाद इसका वादी संवादी क्या है? रेपा। इस बात को अभी ध्यान से आप सुनेंगे कि इसका वादी संवादी रेपा ही होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगा क्यों आपको बोल रहा हूँ इतने ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसके बाद स्वर इसमें कौन कौन से लगते हैं? इसमें भी दोनों मध्यम, दोनों माँ लगता है, और इसके अलावा सारे इसमें शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है, और इसका समय क्या होगा? N1 ही होगा, रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम प्रकृति राग इसकी क्या होगी छायानट की? कामोद और हमीर। कामोद और हमीर इसका संप्रकृति राग होगा। ठीक है, अब आरोह अवरोह पकड़ आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही करूंगा आपसे। ओके, बाकी जो स्किप कर सकते हैं उसको कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट राग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए,
ये जो है ना प्राचीन राग है बेसिकली, ठीक है। अब राग लक्षण, संगीत सारामृत, संगीत पारिजात आदि ग्रंथों में ये राग मिलता है आपको, लेकिन जो आधुनिक छाया नट है वो उससे काफी भिन्न है, मतलब एकदम भिन्न ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो लाइक अहोबल का संगीत पारिजात है, वो आज के टाइम पे जो छाया नट का यूज हो रहा है उससे मिलता जुलता है। तो ये बात मैं आपको नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए से बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी आप रख सकते हैं उसको, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं कि इस राग की जो उत्पत्ति है ना, दो राग से मिलकर बनी है। एक तो राग छाया प्लस नट, ठीक है। तो राग छाया और नट से मिलकर ये दो राग, मतलब इन दो राग से, राग छाया और राग नट से मिलकर ये राग छाया नट आपकी बनी है, ठीक है। अब बात सुनिएगा। अवरोह में कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। अवरोह में रंजकता बढ़ाने के लिए अवरोह में रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी निषाद का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक बात और आपको लिखना है, विवादी स्वर के नाते, विवादी स्वर के नाते मतलब राग छाया नट के अवरोह में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह में निषाद का प्रयोग करते हैं विवादी स्वर के नाते। लेकिन आज के समय में क्या है पता है कि कोमल निषाद का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। आज के समय कोमल नी आज के समय में कोमल निषाद का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वह विवादी की जगह अनुवादी का स्थान ग्रहण कर लिया है। इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विवादी की जगह अनुवादी का प्रयोग होने लगा, अनुवादी का रूप ले लिया है वो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है, कि विवादी की जगह वो अनुवादी का स्वरूप ले लिया है, ठीक है। इसके बाद इसको क्लियर करके लिखता हूँ, कुछ और बातें भी हैं। हाँ जी, तीसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग होता है इसमें और दो पंचम के बीच में। तीव्र मां का अल्प प्रयोग दो पंचम, तीव्र मां का इसमें अल्प प्रयोग होगा दो पंचम के बीच में, ठीक है। अब दो पंचम के बीच में ही तीव्र मां का होगा यूज, इस बात को ध्यान में रखेंगे, और किसी के साथ नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे आप कि तीव्र मां को इस राग का थाटवाचक स्वर माना गया है। क्या? थाटवाचक स्वर। ये जितनी बात लिखा रहा हूं डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि राग छाया नट में किस स्वर को थाटवाचक स्वर माना जाता है। तो इंफॉर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर थियरी पता होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी एग्जाम अच्छा नहीं होगा अगर आप बिना थियरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। ओके, तो अच्छा, एक बात आपको शुरू में बताया था कि कई विद्वान इसको ना बिलावल थाट का भी राग मान लेते हैं, ठीक है। और वो बिलावल थाट का राग क्यों मानते हैं पता है? क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग वो बिल्कुल नहीं करते हैं, इस वजह से इसको बिलावल थाट का भी राग ये मान लेते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, पता होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए इस राग में क्या होता है ना, पा रे की संगति, पा रे की संगति होती है मींड युक्त, पा रे की संगति मींड युक्त होती है इस राग में। इस बात को आपको अच्छे से जानना है। तो इस राग में पा रे की संगति मींड युक्त होती है, जिससे कि इस राग को सुनने में ना बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ एक बात और आप जान लीजिएगा कि पा रे का प्रयोग केवल मध्य और तार सप्तक में ही होगा। पा रे का प्रयोग मध्य और तार सप्तक, ठीक है। और मंद्र सप्तक में कभी भी पा रे नहीं जाते हैं, ठीक है। मंद्र पा से मध्य रे कभी भी नहीं जाओगे आप, ठीक। मंद्र पा से मध्य रे कभी भी नहीं जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको राग जयजवंती की छाया मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस राग में पा रे की संगति मींड युक्त होती है, पा रे का प्रयोग मध्य और तार सप्तक में ही होगा, और मंद्र पा से आप मध्य पा कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राग जयजयंती की छाया देखने को मिलेगी। अब ये जो आपको शुरू में बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा कि राग छाया नट का वादी संवादी रे पा होता है, मतलब वादी रे होता है, संवादी पा होता है। तो अब ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, DSSP में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ना वादी संवादी उसका पारे मान लिया है, वादी संवादी उसका पारे मान लिया है, जो कि गलत है। कई लोगों ने मुझसे बात भी की और उन्होंने बोला कि सर हम मैं प्रैक्टिकल सीखा हूँ या सीखी हूँ और मैं मतलब इस राग को बहुत ज्यादा गाई हूँ, तो पारे बार बार आता है, मतलब तो पारे ही वादी संवादी इसका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे अब कारण आई होप कि समझ चुके होंगे कि पारे की संगति इसमें मीड युक्त होती है, लेकिन वादी संवादी इसका रेपा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक रीजन यहाँ पे दे देता हूं आपको, देखिए कुछ विद्वान तो इसको पारे को वादी संवादी मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है पता है आपका, ये पूर्वांग प्रधान राग है, ये पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है, इसको आप जानेंगे। पूर्वांग प्रधान राग, ये एक पूर्वांग प्रधान राग है, ये एक पूर्वांग प्रधान राग है। लेकिन जब आप इसका पा रे वादी संवादी मान लेंगे तो सा रे गा मा पा, तो फिर उत्तरांग वादी राग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्वांग प्रधान राग है, इस वजह से रेपा ही इसका वादी संवादी माना जाना ज्यादा सही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूंगा। देखिए अभी ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। अभी मैंने आपको कौन कौन सी राग बताई, कामोद और छायानट बताया ना, कामोद व छाया नट, ठीक है। अब कामोद और छाया नट में क्या मतलब अंतर है, वो आप ऐसे वर्बली सुन लेंगे और जिसको लिखना होगा, क्योंकि देखिए कभी कभार अंतर ऐसे करके भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए कामोद में पा रे और छाया नट में रे पा वादी संवादी होता है। तो कामोद में क्या होता है वादी संवादी, पा रे, और छाया नट में क्या होता है, रे पा वादी संवादी होता है, ठीक है। और उसके बाद कामोद में रे पा और छाया नट में पा रे, कामोद में रे पा संगति की बात कर रहा हूं, ठीक है। कामोद में रे पा की संगति होती है और छाया नट में पा रे मीड युक्त, ठीक है। देखो ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उल्टा उल्टा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और एक चीज, कामोद में जब आप आरोह में गा गंधार का यूज करेंगे, आरोह में
गंधार वक्र प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, गांधार सपाट प्रयोग होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों राग में, ये भी आप बात समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गौड़ सारंग के बारे में बात करेंगे। गौड़ सारंग भी कल्याण थाट का राग है, गौड़ सारंग भी कल्याण थाट का राग है। इसमें भी कोई वर्जित स्वर नहीं होता है, लेकिन इसकी जो जाति होती है वो वक्र संपूर्ण होती है, ठीक है। गौड़ सारंग की जाति वक्र संपूर्ण होती है, ठीक है। वादी स्वर इसका गांधार होता है और संवादी इसका क्या होता है, धैवत होता है, ठीक है। और इसमें लगने वाले स्वर दोनों माँ इसमें भी लगते हैं, ठीक है, दोनों माँ लगेंगे, उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगेंगे। इसका जो गायन समय है वो मध्यकाल है, मध्याह्न काल, मध्याह्न काल में ये गाया बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो आरोह आप देख सकते हैं, अवरोह देख सकते हैं, ठीक है, पकड़, आरोह अवरोह पकड़ है। और इसमें इसका जो न्यास का स्वर होता है सा गा पा होता है, सा पे विनाश होता है, गा और पा पर भी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई विद्वान इसको भी बिलावल थाट का मानते हैं, कुछ विद्वान इसको भी बिलावल थाट का राग मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कल्याण थाट मानते हैं मैक्सिमम लोग, तो इस वजह से ही ये कल्याण थाट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उचित ज्यादा वही है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसका नाम राग का गौड़ सारंग, ठीक है, गौड़ सारंग, ठीक। लेकिन नाम से क्या लग रहा है कि गौड़ और सारंग का ये मिश्रित अंग होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी सारंग अंग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। पूर्वांग में इसमें राग गौड़ है और उत्तरांग में कल्याण अल्प मात्रा में दिखाई देता है, ठीक है। पूर्वांग में इसमें राग गौड़ और उत्तरांग में कल्याण और कुछ मात्रा में बिलावल भी दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, कि पूर्वांग में इसमें राग गौड़ और उत्तरांग में कल्याण और कुछ मात्रा में बिलावल का अंश इसमें दिखाई पड़ता है। तो कई विद्वान ना इस राग को गौड़ कल्याण भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, गौड़ गौड़ कल्याण भी कई विद्वान इस राग का नाम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आपको जानना है कि इसमें तीव्र मध्यम का बहुत ही कम प्रयोग होता है आरोह में पंचम के साथ, तीव्र माह का अल्प प्रयोग होता है इसमें आरोह में पंचम के साथ, ठीक है। और शुद्ध माह आरोह अवरोह दोनों में यूज होता है, ठीक है, इतना आपको जानना है, ठीक। इसको हटाता हूं, थोड़ा सा और पॉइंट्स लिखता हूं। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है, ठीक है। राग की रंजकता के लिए कभी कभी अवरोह में कोमल नी अल्प प्रयोग, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पारे की संगति इसमें होती है, पारे की संगति, इसमें पारे की संगति होती है, ठीक है। और प्रत्येक आलाप के अंत में इसका प्रयोग होता है, ठीक। इसके बाद आपको जो जानना है वो है
निषाद इसमें वक्र प्रयोग होगा, ठीक है, निषाद का इसमें वक्र प्रयोग होगा और अल्प भी कम प्रयोग होगा, ठीक है, बहुत ही कम प्रयोग होगा निषाद का। ठीक, तो ये तो रही राग की बात। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, जितनी बात बताए हो सबके सब बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे से इसको नहीं समझेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो इस बात को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अब हम ताल की बात करेंगे, तो ताल रूपक, रूपक की बात करेंगे तो रूपक का जो ठेका होता है वो तीतीना धीना धीना होता है, ठीक है। अब रूपक में मात्रा कितनी होती है भाई? 7 मात्रा होती है। विभाग कितने? 3 विभाग होते हैं। ताली कितनी है? 2। और कहाँ कहाँ पे? चौथी और छठवीं मात्रा पर, चौथी और छठवीं मात्रा पे आपका ताली है। और खाली कहाँ पे है? पहली मात्रा पे, ये देखिए पहली, एक ही ताली है नंबर ऑफ, और पहली पे, फर्स्ट पर, ठीक है। तो और एक बात, चलिए आगे पढ़ते हैं, ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। देखिए मुख्य बिंदु में पहला है कि ये तबले का ताल है, तबला पर ये बजता है, ठीक है। विषम पदी है, विषम पदी, विषम पदी क्यों है? क्योंकि इसका जो विभाग है वो कितने का है? 3 2 2 का विभाग है। छंद रूप इसका 3 2 2 का है, ठीक है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो विषम पदी और समपदी होती है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे जो विभाग होंगे ना वो बराबर मात्राओं के होंगे। जैसे आपका कहरवा का विभाग है, ठीक है, तो 4 4 का है ना, टोटल 8 मात्रा है, 2 विभाग है, 4 4 के उसके विभाग हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 और 2 2 का विभाग है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है? विषमपदी ताल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो विषमपदी ताल है रूपक, ठीक। इसके अलावा जो आपको जानना है वो ये जानना है कि साउथ म्यूजिक में, वेस्ट मतलब साउथ में, कर्नाटकी म्यूजिक में जो आपका रूपक है, रूपक, वो 6 मात्रा की होती है, ठीक है। आपको अच्छे से ये बात पता चलनी चाहिए, ठीक है। और 7 मात्रा की जो रूपक होती है अपने यहाँ यूज होती है, ठीक है, उत्तरी भारतीय में, ठीक है। और जिसका प्रयोग किस में होता है? लोकगीत में ज़्यादा किया जाता है, लोकगीत वगैरह में ये ज़्यादा बजते हैं, ठीक है। आगे एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि देखिए ताल शास्त्र का एक रूल होता है, ठीक है, कि पहली मात्रा पर हमेशा ताली ही होनी चाहिए, ठीक है। पहली मात्रा पर हमेशा ताली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहली मात्रा पर खाली है, तो ये इस रूल का उल्लंघन कर रहा है राग, ये ताल रूपक आपका, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहरवा ताल, कहरवा, इसका आप ठेका देखिए, धागे नाती नक धीन, ठीक है। तो इसमें क्या है? मात्रा कितनी है भाई? मात्रा है 8, विभाग कितने हैं? 2 है। ताली 1 है, पहली मात्रा पे, पहली मात्रा पे ताली है। और खाली एक ही है, कौन सी मात्रा पे? 5वीं मात्रा पे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। इसके अलावा जो बात आपको जाननी है कि ये भी तबला पर बजने वाला ताल है, ठीक है। और संपदी है, संपदी है 4/4, ठीक है। और इसको जो है ना, मतलब कहरवा को संगत का ताल बोलते हैं, संगत का ताल, संगत का ताल। और शास्त्रीय संगीत में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में नहीं यूज होता है इस ताल का, ठीक है। इसके अलावा जो बात आपको जाननी है वो ये है कि इस जो लाइक कहरवा ताल का ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? तो भाव संगीत में, भाव संगीत हो गया आपका, ठीक है, लोक संगीत, ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिल्मी संगीत में भी इसका यूज होता है, ठीक है, फिल्मी संगीत में होता है। और तबले के अलावा ये कहाँ कहाँ बजता है पता है? तबले के अलावा ये नाल तथा खोल, नाल तथा खोल वाद्य यंत्र हैं, वहां पर भी ये, उस पर भी ये बजता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या है भाई? चंचल प्रकृति की है, चंचल प्रकृति की ये
ताल है, ठीक है। और एक बात, इसमें सोलो वादन आप कभी नहीं कर सकते हैं, सोलो वादन नहीं होता है, सोलो वादन नहीं, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पेशकार, कायदा, टुकड़ा, परन नहीं बजाया जाता है, ठीक। इसमें क्या क्या बजता है, लग्गी, लग्गी हो गया, लड़ी, ठीक है, ये सब बजते हैं, ठीक। और इस ताल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, किसकी, श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की प्रधानता, इस ताल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। बस इतनी बात आई थिंक कि इनफ है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए नाद की बात करते हैं, बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि ज़्यादा आपको पता ही होगा डेफिनेटली, बट शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है। तो समस्त विश्व का व्यवहार नाद पर आश्रित है, मतलब नाद पर ही सब कुछ टिका हुआ है डेफिनेटली। आवाज, उपासना का विषय हो, भाषा का हो या संगीत का हो, सभी तो नाद पर ही निर्भर है डेफिनेटली। नाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। अनाहत नाद उपासना का विषय है, इसकी अंतिम सीमा नाद ब्रह्म है। देखिए अनाहत नाद को वही सुन सकता है जो सन्यासी है, मतलब जो लाइक पहाड़ों पर तपस्या करते हैं ना, उन्हीं, मतलब अनाहत का मतलब है अंदर से निकली आवाज। आप अपने आप को इतना सिद्ध कर लें कि आपके मन से जो आवाज आए वो आपको सुनाई दे प्रॉपर, तो उसी को बोलते हैं अनाहत नाद। लेकिन आहत नाद क्या है, वो व्यवहार का विषय है, ठीक है। अब वो व्यवहार में, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहार हम करते हैं उसके थ्रू लाइक आप आहत नाद उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने की इसकी तीन विधियां हैं, पहला प्रहार है, दूसरा घर्षण है और तीसरा वायु के भरने या निकलने से है। अब प्रहार से कैसे होता है, देखिए तबला, पखावज, ढोलक, नगाड़ा, सितार, सरोद, संतूर, ये सब जो वाद्य यंत्र हैं, इसमें जब आप प्रहार करते हैं ना, तो नाद उत्पन्न होता है। और इसके अंतर्गत स्वर एवं लय दोनों ही तरह के वाद्य आ जाते हैं। दूसरा घर्षण से, घर्षण मतलब घसीटना, गज के द्वारा बजने वाले सभी वाद्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें तार पर गज को घर्षण करने से नाद उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत सारंगी, वायलिन, इसराज, दिलरुबा, रावण हत्था, ये सब वाद्य आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है वायु के भरने या निकलने से, जैसे सहनाई, बांसुरी, माउथ ऑर्गन, शंख, हारमोनियम, ये है क्या, इसमें वायु के प्रवेश या निकास से नाद उत्पन्न होता है। ओके, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नाद के तीन गुण होते हैं, कौन कौन सा, नाद का ऊंचा नीचापन जिसको आप तारता बोलते हैं या इंग्लिश में पिच बोलते हैं। उसके बाद नाद का छोटा बड़ापन जिसको आप तीव्रता बोलते हैं या इंटेंसिटी बोलते हैं। और तीसरा जो है वो नाद की जाति है जिसको आप टिम्बर बोलते हैं। तो तारता क्या होता है, नाद का ऊंचा नीचापन। तो तारता प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तारता किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर करती है, ठीक है, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर। आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितनी अधिक होगी नाद उतना ही ऊंचा होगा, और इसके विपरीत जितना कम होगा नाद उतना ही नीचा होगा। आंदोलन संख्या दो गुनी होने पर तार सप्तक के तथा आधी होने पर मंद्र सप्तक पे, और एक होने पर मध्य हो जाएगा, ठीक है। इसी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, मतलब बेस इसी को मान लिया गया, मध्य सप्तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीव्रता जिसको आप इंटेंसिटी बोलते हैं, नाद का छोटा बड़ापन भी इसको बोला जाता है। यदि ध्वनि धीरे से सुनाई दे तो छोटापन, और जोर से सुनाई दे तो नाद का बड़ापन होता है। तारता ऊंचा नीचापन आंदोलन संख्या पर, और तीव्रता छोटा बड़ापन कंप विस्तार पर निर्भर करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तारता किस पर निर्भर करती है भाई, भाई तारता किस पर निर्भर करती है, ऊंचा नीचापन किस पर निर्भर करता है, आंदोलन संख्या पे, और तीव्रता किस पर निर्भर करता है, छोटा बड़ापन कंप विस्तार पे। ओके, अतः कंप विस्तार अधिक होने पर बड़ा और कम होने पर छोटा नाद होगा। ओके, अभी नाद की जाति पर हम बात करेंगे। तो भौतिक शास्त्र के अनुसार मुख्य नाद के साथ अनेक उपस्वर, ओवरटोन्स जिसको बोलते हैं, भी स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये उपस्वर वाद्य के आकार, बजाने की विधि और वाद्य की सामग्री, लकड़ी और धातु पर निर्भर करते हैं, जिनसे उपस्वरों की संख्या, क्रम
एवं प्रबलता प्रभावित होती है। इन्हीं के कारण नाद की जाति या गुण में अंतर आता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली एक बात और समझ लीजिए, नाद की जाति के कारण ही किसी की आवाज में आप डिफरेंस कर पाते हैं। जैसे कौन सा वाद्य बज रहा है, शहनाई बज रही है कि लाइक ऑर्गन बज रहा है कि हारमोनियम बज रहा है कि ढोल है, तबला है, नक्कारा है, तो उस इनकी आवाज में आप डिफरेंस ही इसी वजह से कर पाते हैं, नाद की जाति जिसको टिम्बर बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया होगा कि तारता नाद की प्रति सेकंड आवृत्ति पर, तीव्रता कंप विस्तार पर तथा जाति उपस्वरों पर निर्भर करती है। यही नाद के 3 गुण हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से नाद समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी हम जीवन परिचय करेंगे राम चतुर मल्लिक जी का। देखिए, राम चतुर मल्लिक एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ध्रुपद परंपरा के दरभंगा घराने के प्रतिपादक और संस्थापक थे, जो हिंदुस्तानी गायन संगीत की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमता एक जगह है दरभंगा में, बिहार में पड़ता है, दरभंगा जिला है, और उसी के अंदर एक जगह है अमता। तो आपसे अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि अमता घराना किसको बोलते हैं, तो दरभंगा जो ध्रुपद का एक घराना है उसको अमता घराना भी बोलते हैं। और इस घराने के संस्थापक कौन थे? राम चतुर मल्लिक जी थे। ओके, इनकी जन्म तिथि क्या है? 5 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके है राजित राम सिंह मलिक और पुत्र इनके हैं रामजी मलिक। ओके, इनका प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 1902 में हुआ था, बिहार में, जैसा कि आपको बताया। एक गांव था दरभंगा जिले में अमता, वहां पर हुआ था। और इनका परिवार कर्ताराम वंश में संगीतकारों का एक परिवार था, जिसमें ध्रुपद संगीतकारों के मल्लिक परिवार के रूप में जाना जाता था, जो दरभंगा दरबार में दरबारी संगीतकार थे। उनके पिता राजित राम एक प्रसिद्ध गायक और प्राचीन वैदिक लिपियों पर आधारित एक महान कवि लेखक थे, जिन्होंने ध्रुपद के रूप में गाए जाने वाले हजारों भजनों की रचना की, और उन्हें राग विनोद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। राजित राम के हस्तलिखित वैदिक भजन सभी में समेकित थे। दरभंगा दरबार के महाराजा कामेश्वर सिंह के दरबार के दरबारी संगीतकार बनने के बाद उन्होंने एक कलाकार के रूप में और राजा के छोटे भाई राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह के साथी के रूप में दुनिया भर की यात्रा की। 1947 के विभाजन से पहले दुनिया भर और पुराने भारत में उनकी यात्राओं के दौरान उन्हें भारत की कई रियासतों जैसे पटियाला, जयपुर, कश्मीर आदि द्वारा भी बहुत सराहा गया, और उस्ताद सलामत जैसे उनके समय के कई समकालीन संगीत साधकों ने भी उनकी बहुत सराहना की। तो ये पूछ सकता है कि उनके समकालीन कौन थे, तो उस्ताद सलामत। ठीक है, मलिक जी अपनी चुनी हुई ध्रुपद शैली के साथ ख्याल, ठुमरी में भी माहिर माने जाते थे। अपने समय के प्रमुख गायकों जैसे उस्ताद अमीर खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के साथ जुड़े हुए थे। ये मलिक जी एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिनको बिना किसी ऑडिशन के ऑल इंडिया रेडियो से द टॉप ग्रेड का उपहार प्राप्त था। ऑल इंडिया रेडियो कई स्तरों से, मतलब आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया रेडियो पहले ऑडिशन करता है और उसके बाद कलाकारों को ग्रेड देता है, लेकिन मल्लिक को यह ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से उपहार मिला था। वह जीवित रहने तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के शीर्ष ग्रेड पैनल के मुख्य चयनकर्ताओं में से भी एक रहे थे। ओके, अब अगर बात करें इनके पुरस्कार की, तो देखिए, एक शास्त्रीय गायक कलाकार के रूप में इनको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त थे, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखा हूँ। 1949 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें बिहार संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप प्रदान की। 1957 में बंबई की सुर श्रृंगार संसद द्वारा इन्हें मानपत्र और ताम्रपत्र प्रदान किया गया। 1964 में बिहार के राज्यपाल एएस अयंगार ने ताम्रपत्र की उपाधि से विभूषित किया, और उसी वर्ष उनको संगीत नाटक अकेडमी भी मिला था। इनको पद्मश्री भी मिला था 1970 में। 1976 में फ्रांस सरकार ने राम चतुर मल्लिक के ध्रुपद धमार रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना था। 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। बिहार सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि, और खैरागढ़ मध्य प्रदेश ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया।
और इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1990 को पटना बिहार में। ठीक, अच्छा एक बात यहाँ पे बताऊंगा, एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था तानसेन अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो तानसेन अवार्ड के बारे में कुछ आपको बात बताना चाहूंगा कि जो तानसेन अवार्ड है ना, तानसेन, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, तानसेन अवार्ड एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1980 में। ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कार्य करेगा उसके लिए ये अवार्ड था। ठीक, अच्छा, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि इसमें मिलता क्या क्या है। इस जो अवार्ड में मिलता है, ठीक है, 2 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, 2 लाख रुपए मिलते हैं, और वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये भी बात आप जानेंगे कि ये जो अवार्ड मिलता है ना, ये हो सकता है जनरल नॉलेज पूछ ले आपसे। ठीक है, तो तानसेन अवार्ड एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1980 में। 2 लाख रुपए की इसमें राशि मिलती है जो कि टैक्स फ्री होती है। ठीक, और एक सम्मान पट्टिका मिलेगा, शॉल मिलता है, और श्रीफल भी भेंट किया जाता है। इसमें श्रीफल दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, एक वो है, फल है। ठीक, इसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको कौन कौन प्राप्त किया था 1980 में। मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, पंडित कृष्ण राव शंकर को मिला था, पंडित कृष्ण राव शंकर 1980 में जिनको मिला था उसका नाम लिख रहा हूँ। और उसके बाद मिला था हीराबाई, हीराबाई बड़ौदकर। अच्छा, कोई बता सकते हैं हीराबाई बड़ौदकर, पंडित कृष्णराव शंकर, ये सब किस घराने से थे? अलग अलग लिखना। और इसी के साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था इसी में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। और 1981 में तो आपको बताया भी कि किसको मिला था, राम चतुर मल्लिक जी को मिला था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, ध्रुपद की बात करेंगे आप। ध्रुपद, तो ध्रुपद शब्द ध्रुपद का अपभ्रंश है। ठीक है, ध्रुपद शब्द में दो शब्दों का मेल है, एक है ध्रुव और दूसरा पद, जिसमें ध्रुव का अर्थ क्या होता है, स्थाई, और पद का अर्थ क्या होता है, साहित्य। ध्रुपद या ध्रुपद उसे कहते हैं जिसमें किसी साहित्यिक पद को स्वर और ताल से स्थायी रूप से बांध दिया गया हो। ठीक है, ये गीत का एक प्रकार है ध्रुपद, मध्य युग से आज तक बराबर प्रचलित है। इसमें स्वर, लय तथा साहित्य तीनों अंगों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। भरत काल से ध्रुवा नाम से एक गीत प्रचलन में रहा। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव अर्थात स्थायी रूप में परस्पर से बंधे हुए हों, उन्हीं गीतों को क्या बोलते हैं, ध्रुवा बोलते हैं, जो कि भरत काल में प्रचलित था। ठीक है, तो कई विशेषज्ञों के अनुसार इन्हीं ध्रुवा गीतों में आवश्यक परिवर्तन से मध्यकालीन ध्रुपद का विकास हुआ था। 15वीं सदी के आसपास ग्वालियर, आगरा, मथुरा, उन्नाव जैसे प्रदेशों में इस शैली का विशेष प्रचलन रहा। मंदिर तथा राज दरबार दोनों जगह यही शैली विकसित होती रही। ठीक, ग्वालियर के राजा मानसिंह, जिनका शासनकाल था 1486 से 1516, इसके विशिष्ट पृष्ठपोषक रहे। मतलब ध्रुपद का जो आविष्कारक माना जाता है वो राजा मानसिंह तोमर को ही माना जाता है। इन्हीं के विशेष आग्रह से इनकी सभा में यह शैली अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ खिल उठी। बैजू, बख्शू, तानसेन आदि गायक इसी शैली के सर्वोच्च गायक रहे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैजू, बख्शू, तानसेन ये सब क्या गाते थे, तो ध्रुपद गाते थे। ठीक है, और ध्रुपद की रचना और शैली की बात करेंगे तो ध्रुपद की मध्ययुगीन शैली पर प्रकाश डालने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह तोमर की मान कुतूहल थी। इस विधा में सूरदास, नंददास, परमानंद दास जैसे अष्टछाप कवियों के ध्रुपद गाए जाते थे। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबू फजल के अनुसार ध्रुपदों में गुणी एवं वीर व्यक्तियों की प्रशंसा की गाथा की जाती थी। ठीक है, और ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी बोलते हैं। ठीक है, मर्दाना गायकी, इसको आप पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए ठीक किसी भी, हाँ, तानसेन जैसे दरबारी गायक ने भी अनेक रचनाएं बनाई जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता के गुणों का बखान किया है। किसी भी प्रबंध अथवा आज की भाषा में जिसे हम बंदिश कहते हैं, आज की भाषा में जिसको हम बंदिश कहते हैं, पहले क्या बोलते थे, प्रबंध बोलते थे।
उसके दो अंग होते हैं, साहित्य और संगीत। मध्यकाल में इसी साहित्यिक अंग को धातु तथा सांगीतिक अंग को मातु शब्द से परिभाषित किया जाता था। मध्यकालीन ध्रुपदों में धातु के 3 खंड होते थे, उद्ग्राह, ध्रुवा और आभोग। यही खंड आगे चलकर 4 खंड में विभाजित हो गए, जिसका नाम था उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, आभोग। ओके, जिसमें कुछ समय पश्चात स्थायी अंतरा संचारी आभोग कहा जाने लगा था। प्रचलित ध्रुपदों में प्रायः स्थायी और अंतरा ये ही 2 भाग होते हैं, पर कुछ एक ध्रुपदों में चारों भाग स्थायी, अंतरा संचारी तथा आभोग भी पाए जाते हैं। ध्रुपद या आनिक ध्रुपद शैली में ध्रुपद, धमार और सादरा आदि गीत विधाएं गाई जाती हैं। मध्यकाल में ध्रुपद के संगत में वीणा तथा पखावज बजाने का प्रचलन था। मध्यकाल की बात कर रहा हूं। कालक्रम में ध्रुपद शैली में एकल वीणा वादन की अलग परंपरा शुरू हो गई और आज वीणा के स्थान पर कई ध्रुपद गायक सारंगी, पखावज के साथ इसकी संगत करते हैं। कई गायक केवल पखावज के संगत से ही गाना पसंद करते हैं। तो मेनली जो अब रह गया है वो पखावज ही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ध्रुपद किसमें बजता है? अभी DSSB में क्वेश्चन आया था, वहां पर भी ये हो गया था, धमार को लेकर हुआ था कि तो धमार हमेशा धमार ताल में ही बजेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, थोड़ा ध्रुपद की बात करते हैं। तो ध्रुपद अक्सर चौताल और इसके अलावा तीव्रा, आड़ा चौताल, मठ, झंपा, शूल, रुद्र, ब्रह्म, लक्ष्मी ठीक है, इत्यादि तालों में भी ध्रुपद गाए जाते हैं, परंतु वर्तमान में ये कम सुनने को मिलता है। धमार धमार ताल में और सादरा सूल ताल में गाए जाते हैं। देखिए ध्रुपद को लेकर भी विवादित प्रश्न था, DSSB ने पूछा था और धमार को लेकर भी पूछा था। तो यहाँ पर जो लिखा है करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और DSSB को भी बात माननी पड़ेगी आगे चल के, उनसे ऑब्जेक्शन डेफिनेटली हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ध्रुपद की बानियां, तो ध्रुपदों को चलती बोली में ध्रुपद और इसके गायकों को ध्रुपदिया भी कहा जाता है। मध्य युग में इसके लिए कलावंत संज्ञा दी गई थी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ध्रुपद गायक को क्या बोलते हैं? कलावंत बोलते हैं। ठीक है, वे कलावंत जो साहित्य और संगीत दोनों अंगों में निपुण होते थे, तो उनको क्या बोलते हैं? वाद्यकार भी बोला जाता है। ध्रुपदों की विभिन्न विभिन्न जो शैलियां हैं, ठीक है, उसको बानी बोलते हैं, बानी। ठीक, ऐसी 4 बानियां थी। तो ध्रुपद की कितनी बानियां थी? 4 बानियां थी। ये भी क्वेश्चन गलत पूछा था एग्जाम में, DSSB में। तो कौन कौन सी बानियां हैं? 6 दिया है ऑप्शन में DSSB ने, बट 4 एक्चुअली होगा। ठीक है, तो गौड़हार जो लिखा है इसको गौहार भी बोलते हैं। ठीक है, गोबरहार भी बोलते हैं। ठीक, डागुर दूसरा, खंडार और खंडहार भी बोलते हैं, खंडार भी बोलते हैं, और नौहार। तो ये 4 बानियां टोटल प्रचलित हैं। तत्कालीन प्रसिद्ध गायकों ने इन बानियों का प्रवर्तन किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार ग्वालियर वासी तानसेन गौहारवाड़ी के गायक थे। डांग अथवा डागर प्रदेश के निवासी ब्रिजचंद की बानी डागर थी। खंडार प्रदेश के निवासी सम्मोखन खान के गायक थे। ठीक है, ये खंडार बानी के सम्मोखन खान थे, और श्रीचंद की बानी नौहार थी। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि तानसेन किस बानी से संबंधित थे, तो गौहार से, और डागर से ब्रिजचंद थे, खंडार से सम्मोखन खान, और श्रीचंद नौहार बानी से संबंधित थे। तानसेन ने एक ध्रुपद की रचना की थी जिनमें इन 4 बानियों एवं उनके तुलनात्मक स्थान का स्पष्ट संकेत दिया है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा गुबरहार, फौजदार खंडार, दीवान डागुर और बख्शी नौहार। ध्यान से समझिएगा इसका मतलब कि गौहार बानी राजा के समान होती है, खंडार बानी सेनापति के समान होती है, डागुर बानी मंत्री के समान होती है, और नौहार बानी कोषाधिकारी या कोषाधिकारी हो सकता है, या कई जगह निम्न श्रेणी का अधिकारी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, नौहार बानी ही होगा। ठीक है, बट ये 3 जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक, नौहार में कभी आपको निम्न श्रेणी का अधिकारी देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में बिहार का जो बेतिया घराना है वो ध्रुपद का गौहार बानी का अनुसरण करता है। तो ये चूंकि आपका बिहार स्टेट है, तो बिहार में बहुत पूछेगा क्वेश्चन अंदर से घुस घुस के। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि बेतिया घराना ध्रुपद का किस बानी का अनुसरण करता है, तो गौहार बानी का अनुसरण करता है। और डागर बानी डागर घराने के नाम से आज भी प्रचलित है, और इस बानी की विशेषता ये है, आलापचारी का ढंग, जिस बात से ये सिद्ध होता है
कि बाकी 3 बानियों में भी इसी प्रकार की कोई विशेषता रही होगी। तो आलापचारी के लिए बेसिकली जाना कौन जाता है, तो टागर जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध ध्रुपद के बंदिशों में स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू नायक, चिंतामणि जैसे रचनाकारों की रचनाएं अधिक पाई जाती हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, और इन्हीं का गायन सभी बानियों के गायकों द्वारा समान रूप से किया जाता है। आज की परिभाषा में बानी को घराना बोलते हैं और अंग्रेजी में स्कूल्स बोलते हैं। ठीक है, ध्रुपद गायकों में निम्नलिखित दोहा बहुत प्रचलित है जो इन बानियों की गायन शैली पर प्रकाश डालता है। देखिए, जोर जोर से खंडार गावे, मतलब खंडार बानी के जो गायक थे वो जोर जोर से गाते थे। ठीक है, मतलब उनकी आवाज बहुत जोरदार होती थी। ठीक, मधुर बोल को नौहार लेवे, तो नौहार बानी के जो गायक होते थे वो मधुर गाते थे एकदम। ठीक है, सास बड़ी है गोबरहार की। ठीक है, तो गोबरहार बानी के जो गायक होते थे वो सांस ऐसे लंबी सांस खींच के गाते थे। आलापचारी है डागुर की। ठीक है, तो डागुर की जो फेमस है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आलापचारी के लिए जाना जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ध्रुपद मूलतः एक साहित्य प्रधान गीत शैली है। इसमें गीत के शब्दों के स्पष्ट उच्चारण का विशेष महत्व है। ध्रुपद साहित्य प्रधान होने के कारण इसकी शैली का आलाप तथा लयकारी का विशेष महत्व है। इस विधा में राग की बढ़त आलाप और जोड़ आलाप के माध्यम से की जाती है। ख्याल की भांति आकार वाली तानों के बदले इसमें बोलतान, गमक की तान, मींड, आंदोलन, हलक, लहक इत्यादि अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है। ओके, ध्रुपद गायन इस प्रकार से शुरू होता है। पहला, गीत का आरंभ करने से पहले का आलाप तथा लय बढ़ाकर जोड़ आलाप करना। इस आलाप के लिए नोम, तोम, रेना, तन्ना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस भाग की शुरुआत अति विलंबित लय से होती है। ठीक है, किससे होती है? अति विलंबित लय से, और धीरे धीरे लय बढ़ती चली जाती है। शेष भाग में नोम, तोम आदि बोलों के द्वारा ही लय बढ़ाकर द्रुत लय में लयकारी और गमक की तानों के साथ समापन होता है। आलाप के इस भाग को जोड़ आलाप भी कहते हैं। अगले भाग में सबसे पहले ध्रुपद के स्थायी, अंतरा इत्यादि विभागों को भली भांति गाया जाता है और इसके बाद पदों के माध्यम से आलाप प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्रुपद एक ऐसी शैली है जिसमें श्रृंगार, करुण, वीर, वात्सल्य आदि सभी रसों की अभिव्यक्ति की जाती रही है। राजा मान सिंह के समकालीन स्वामी हरिदास एवं अन्य भक्त संगीतकारों की रचनाओं में इन रसों का चित्रण स्पष्ट देखने को मिलता है। ये सभी गायक साहित्य एवं संगीत के अच्छे ज्ञाता होने के कारण वाग्यकार कहलाते थे। वाग्यकारों में सम्राट अकबर के नौरत्नों में एक सभा गायक तानसेन एक ऐसे वाग्यकार हुए जिनकी ध्रुपद शैली के कला पक्ष की वृद्धि में अमूल्य योगदान रहा। भक्त गायकों की अपेक्षा उनकी शैली अधिक कलापूर्ण एवं अलंकृत थी। ध्रुपद में लयकारी का प्रारंभ उन्हीं के समय से हुआ था। उनके द्वारा रचित एक पद की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि ताल के अतीत, अनागत आदि ग्रहों का प्रयोग गायन में होता था। अब वो जो पंक्ति है वो ये है, समय अतीत अनागत भेद गुनियन समझावे। ओके, ध्रुपद गायन में गमक तानों का प्रयोग भी तानसेन के समय में रूढ़ था। इस संबंध में उनके द्वारा रचित ध्रुपद की निम्न पंक्ति, रस उपजत अति रसाल गमक तान की। तानसेन के समय में तान तथा लयकारी दोनों तत्कालीन गुणीजनों में लोकप्रिय थी। यह बात वर्तमान ध्रुपद गायन शैली में भी पाया जाता है। वीर तथा रौद्र रसों की उद्भावना ध्रुपद शैली में सफल रूप से हो पाती है। तो वीर और रौद्र रस, ठीक है, क्योंकि ध्रुपद को मर्दाना गायकी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ध्रुपद की परंपरा की अगर बात करें तो आधुनिक ध्रुपद गायकी परंपरा का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मान सिंह के समय से हुआ। उनके दरबार में बख्शू, मंझू और भानु जैसे ध्रुपदीय थे जिन्होंने इस शैली को संवार कर शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। स्वामी हरिदास, बैजू, गोपाल नायक, तानसेन, पंडित जगन्नाथ तथा तानसेन के पुत्र विलास खान इस शैली के प्रसिद्ध वाग्यकार रहे। ठीक, तानसेन के बाद उनका वंशज दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा रबाब वादकों की रही और दूसरी शाखा बीनकारों की। कहा जाता है कि रबाब वादन एवं ध्रुपद गायन उनके पुत्र वंश में चलता रहा और बीन वादन की जो परंपरा थी उनकी पुत्री वंश में चलता रहा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बीनकार कौन थे?
ठीक है, और रबाबिये कौन थे पता होना चाहिए आपको। ध्रुपद गायन की तानसेन की परंपरा 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रचलित रही। उसके बाद दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के समय से ख्याल की गायकी लोकप्रिय होने लगी। मोहम्मद शाह के दरबारी संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध सदारंग नियामत खान, जिनको बोलते हैं। कहा जाता है कि वे पुत्री की ओर से तानसेन के वंशज थे और ध्रुपद गायन एवं वीणा वादक दोनों में निपुण थे। मोहम्मद शाह को ख्याल शैली विशेष प्रिय थी, इसलिए सम्राट की इच्छा के अनुकूल उन्होंने अनेक ख्यालों की बंदिशों की रचना की और अपने शागिर्दों में उन्हीं का प्रचार किया, जबकि वे खुद जीवन भर ध्रुपद गाते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके कारण ध्रुपद का प्रचार प्रसार धीरे धीरे कम होने लगा। ख्याल शैली की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सतारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन के स्थान पर तंत्रिकारी को अपनाया। ओके, तो आई होप कि ध्रुपद के बारे में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाई होगी। अब हम बात करेंगे भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र, जो कि मैंने बोला था आज क्या क्या कवर करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाते हुए ही कवर करूंगा। देखिए, नाट्य शास्त्र का 6 अध्याय 28 से 33 संगीत से सीधा संबंध रखता है, बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 भेद, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, 18 जातियां, उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का विवरण है। 29वें में जातियों का रसानुकूल प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार की बीटाएं और उनकी वादन विधि दी गई है। 30वें में सुशिर वाद्यों का जिक्र है। 31वें में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण है। 32वें में ध्रुवा के 5 भेद, छंद विधि, गायक, वादकों के गुण दिए गए हैं। और 33वें में औनद्य वाद्य की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, इनके वादन की 18 जातियां और वादकों के लक्षण के बारे में जिक्र हुआ है। ये जो लिखा है किस अध्याय में क्या है ये एकदम पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो ये लर्न करनी आपकी जिम्मेदारी है। ओके, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। इनके अतिरिक्त 6वें अध्याय में रस का लक्षण और व्याख्या, भाव का लक्षण और व्याख्या, 8 रसों का उनके उपकरणों सहित वर्णन, रसों के देवता और वर्ण तथा, मतलब इन सब चीज का वर्णन है इसमें। ठीक है, 7वें में भाव, विभाव, अनुभाव आदि की सामान्य व्याख्या, स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक भावों का विवरण दिया हुआ है। साथ में 17वें अध्याय में काकू का वर्णन है। देखिए, ये 17वें अध्याय में ही काकू का वर्णन है, कई जगह 19 दिया जाता है 19वें में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और अगर मान लो एग्जाम में 19वां ही है, 17 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 19वां टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में आपको पता ही है बहुत ज्यादा अलग अलग डेटा है कई जगह पे, बट 17वां मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट है। 17वें में ही काकू का जिक्र है, 19वें में कई जगह दिया जाता है, तो आप इस बात से सतर्क रहेंगे कि 17 मोस्ट एप्रोप्रिएट 17 होगा। लेकिन अगर कभी 17 ऑप्शन में ना रहे तो आप 19 कर लीजिएगा। ठीक है, इस आधार पे जो देखो, बेसिकली शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि 28 से 33 मतलब ये 6 अध्याय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन 6, 7 और 17 अध्याय से पूछ लेता है, तो इसलिए टोटल 9 अध्याय नाट्य शास्त्र के ऐसे हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि नाट्य नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आज की क्लास पूरी हुई मित्रों, एंड आई होप कि आप एंजॉय जरूर किए होंगे। और देखो एक बात, आज पहला दिन है, तो आप सबसे पहले तो ये बताओगे कि ये कैसा था, मतलब जो कंटेंट था आज का एक क्लास के लिए इनफ था या नहीं था, पहले ये बात आप बतानी है कमेंट में। दूसरी बात ये बतानी है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ डिटेल्ड वे में, ये सही है या नहीं है। और तीसरा बता देना कि लाइक आवाज़, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें, स्पीड मेरी, ये सब कैसी थी, आपकी जिम्मेदारी है। देखो आज कर देना कमेंट, बिकॉज आज की पहली क्लास है, आज बता देना, उसके बाद से ज़रूरत ही नहीं है, मैं फ्लो में ऐसे निकलता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट कमेंट मेरे कहने पे आप करेंगे ज़रूर। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी आगे की एग्ज़ाम की या कोई भी ऐसी बातें या जो भी है चीज़ें आपको मिलता रहेगा। और इसी के अंदर एक चैट बॉक्स है आरओ क्लासेस चैट से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बातचीत होती है, आप अपने मन की बात, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है वो सारे डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आई होगी। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करिए और अच्छे से इसको लर्न करिए।